जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में साथियों बार बार सवाल आते हैं। यानी कि जो एसएससी जीडी के लिए, जो एसएससी एमटीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बनते हैं, उन सभी टॉपिक को आज की सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, बहुत तेजी के साथ और बहुत अच्छा कंटेंट। साथियों, आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। ये कंटेंट आपसे परीक्षा में पूछा जाता है और कई सारी किताबों का निचोड़ यहां पर है। कई सारी किताबों से साथियों कंटेंट यहां पर लिया गया। तो मेरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये सिंगल वीडियो साथियों आपको 10 से 12 नंबर दिलवा सकती है। तो अपने एग्जाम को फतेह करने के लिए इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए साथियों कभी कभी एक नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है। तो अगर एक सिंगल वीडियो से सिर्फ 20 से 22 मिनट में अगर आपको 10 से 12 नंबर मिल रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद ये वीडियो हो गया। पहला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा कि शास्त्रीय नृत्य एक जिसका नाम है कचिपुड़ी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कचिपुड़ी भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये कहां पर किया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में नृत्य किया जाता है। कचिपुड़ी नृत्य कहां किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अब मैंने देखा साथियों कि इस टॉपिक से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, तो मैंने इस पूरे टॉपिक को देखिए कंप्लीट करेंगे। तमिलनाडु की अगर बात करें, भरतनाट्यम नृत्य कहां किया जाता है? तो तमिलनाडु में। कथक नृत्य कहां किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। कचिपुड़ी कहां का है? अभी बताया आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी नृत्य कहां किया जाता है? ओडिशा में। और कथकली कहां का नृत्य है? तो केरल का। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारतीय मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे का जाना जाता है साथियों? कौटिल्य को कहा जाता है भारतीय मैकियावेली, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ था। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों, ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है कि जो सैन्य विद्रोह के समय, यानी कि जो सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे साथियों उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग थे। क्या साथियों? लॉर्ड कैनिंग ही उस समय गवर्नर जनरल थे। ये आप लोग ध्यान रखें। यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें, उसने भारत में पहले 3 आधुनिक विश्वविद्यालय बनाए। किसकी बात चल रही है साथियों? तो लॉर्ड कैनिंग की बात चल रही है। यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने साथियों भारत में 3 विश्वविद्यालय बनाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय। किसने बनवाए ये तीनों विश्वविद्यालय? लॉर्ड कैनिंग ने बनवाए। उसके बाद देखिए, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची के स्तूप का निर्माण किया था? तो किस शासक के द्वारा किया गया था? मैं कहूंगा अशोक ने ही सांची के स्तूप का निर्माण किया था। ये आपके सामने साथियों सांची का स्तूप है। ये प्रसिद्ध महान स्तूप, ये कहां पर है सांची का स्तूप? तो साथियों मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है रायसेन। तो मध्य प्रदेश के रायसेन में ही यह सांची का स्तूप है। किसके द्वारा बनवाया गया? अशोक के द्वारा बनवाया गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? यह सवाल आपसे आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो साथियों संविधान में 101वां संविधान संशोधन हुआ था, तब साथियों जीएसटी को एक तरीके से पारित किया गया। अब जीएसटी से संबंधित देखिए जो जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं ना, उन सभी सवालों को कंप्लीट किया जाएगा। यहां पर देखिए, जीएसटी की अवधारणा को पहली बार कब पेश किया गया? 2005 में पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? तो पी चिदंबरम के द्वारा पेश किया गया। कहां पेश किया गया? तो संसद में पेश किया। ठीक है ना? यानी कि जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पी चिदंबरम के द्वारा संसद में पेश किया गया। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस था। और उसके अलावा जीएसटी के अंतर्गत अलग अलग टैक्स स्लैब है, जैसे कि 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जीएसटी का टैक्स स्लैब नहीं है? वहां पर 5%, 12%, 18% लिखा होगा और हो सकता हो 11% वहां पर आ जाए, 9% आ जाए, तो वो आपका कट हो जाएगा। 9% वाला वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, ये जीएसटी का आदर्श वाक्य। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है, तो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार ये जीएसटी का आदर्श वाक्य है। और वस्तु और सेवा कर को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद देखिए, परमाणु शब्द का प्रतिपादन साथियों किसने किया था? मुझे बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। डेमोक्रिटस की अगर बात करते हैं तो परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? डेमोक्रिटस ने किया था। उसके अलावा अगर बात करें थॉमस
थॉमस थॉमसन के द्वारा साथियों किसकी खोज की गई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। ई रदरफोर्ड के द्वारा किसकी खोज की गई? तो अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। और परमाणु सिद्धांत के जनक कौन कहलाए जाते हैं? तो जॉन डाल्टन कहलाए जाते हैं। तो इतनी जानकारी आपको साथियों ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों, ये आपकी जो है ना, ये आपकी सिलेक्शन वाली क्लास है, यानी कि जिस क्लास को पढ़ के, जिस सवालों को पढ़ के सिलेक्शन लिया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीजें को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है साथियों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके अलावा देखिए माही नदी की अगर बात करें तो माही नदी ये भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपसे पूछा जाएगा एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपको माही नदी बताना है। उसके अलावा अगर बात करें, भोपाल और गांधीनगर भी कर्क रेखा के काफी करीब है, और गांधीनगर को गुजरात की राजधानी है ये, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। साथियों एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए, क्या एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए अंतिम समय में एक पीडीएफ बनाई गई है। मेरा मानना है कि अगर आप उस पीडीएफ को तैयार कर लेंगे, जितने भी दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, इस पीडीएफ को सरसरी निगाहों से एक बार देखकर चले जाइएगा, क्योंकि इस पीडीएफ में साथियों आपका जीएस भी है, करंट अफेयर भी है, ठीक है ना, जीएस भी है, करंट अफेयर भी है, उसके अलावा इंग्लिश भी है, और उसके अलावा मैथ भी है, और रीजनिंग भी। यानी कि अगर इस पीडीएफ के इन सभी कॉन्सेप्ट को लगा के अगर आप चले जाते हैं तो मेरा मानना है कि तकरीबन 65 से 70% आपका पेपर यहीं से फंसेगा। तो साथियों उसके अलावा लास्ट 8 मंथ की साथियों करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको दी जा रही है 1 लाइनर प्रकार से, और यहां पर जीएस का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, मैथ का क्वेश्चन, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, ऐसे करके साथियों आपको दी जा रही है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को जरूर लगाइएगा। एक पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं? इस पीडीएफ को सिर्फ साथियों 45 रुपए में आपको दिया जा रहा है। वैसे 300 इसकी कीमत है साथियों, 250-300, लेकिन सिर्फ गरीब बच्चों के लिए साथियों जो 300 नहीं पे कर सकते, 45 रुपए में उनको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर आप 45 रुपए का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करें साथियों, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों ये किस खेल से संबंधित है। अगर सवाल पूछा जाए तो हॉकी आपको बता देना, यानी कि ये हॉकी के खेल में दिया जाता है। उसके अलावा देखिए साथियों अमेरिकी कप किस खेल में दिया जाता है? तो नौका दौड़ में दिया जाता है। द एशेस कप किस खेल में दिया जाता है? टेस्ट क्रिकेट, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा कोलंबो कप कहां पर दिया जाता है? फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। यह जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है? तो किस खेल में, देखिए ये तो आपको पता है कि क्रिकेट के खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, हॉकी के खेल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, और फुटबॉल के खेल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब बैडमिंटन की अगर बात करें साथियों, बैडमिंटन में एकल में 1 खिलाड़ी और युगल में 2 खिलाड़ी। बेसबॉल में बात करें साथियों तो 9 खिलाड़ी होते हैं, और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली गई है, मुझे बताइए। तो ये साथियों रूस से ली गई है। क्या संविधान में जो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ये कहां से ली गई है? ये रूस से ली गई है। उसके अलावा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, और प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। अगर बात करते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है, कानून के नियम ब्रिटेन से लिए गए हैं, और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो कुल मिला के जो चीजें आपको दी जा रही है बहुत शानदार है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर देखिए, बिना कहे वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में साथियों सत्याग्रह किया था? देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1918 में महात्मा गांधी जी ने
किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था। यहां से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अब महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया गया था उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। चंपारण, आपसे अगर पूछा जाए कि 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो महात्मा गांधी जी ने। 1918 में खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो महात्मा गांधी जी ने। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया था। और 1920 में असहयोग आंदोलन जो हुआ था इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने ही किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए 25 जनवरी की अगर बात करें तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा साथियों विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस साथियों 4 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। उसके अलावा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे मुझे बताइए। चलिए साथियों, तो ये किस वंश के शासक थे देखिए और मुझे बताइए साथियों फटाफट आपका राइट आंसर क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक चैनल पर अगर आप लोग नए हो और चैनल को आपने अभी तक साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूंगा तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका बहुत आसानी तरीके से सिलेक्शन साथियों हो सकता है अगर आप सारा कंटेंट पढ़ते हैं। देखिए हर्यक वंश आप लोग ध्यान रखें कि जो राजा अजातशत्रु थे ना, ये हर्यक वंश के शासक थे। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, द हेग में स्थित है। और द हेग कहां पर है साथियों, द हेग नीदरलैंड में है। द हेग कहां पर है, द हेग नीदरलैंड में है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का मुख्यालय कहां पर है तो वॉशिंगटन डीसी में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है साथियों तो न्यूयॉर्क शहर में है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। राष्ट्रीय मतदाता दिवस अभी मैंने आपको बताया 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण साथियों कौन सा है देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है। आप लोग ध्यान रखेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या किया जाता है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो उपकरण है साथियों वो गैल्वेनोमीटर ही होता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। अब मान लीजिए कल को आपसे पूछ लिया जाए कि किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका साथियों, अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वैक्यूम ट्यूबों की विशेषता का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है तो साथियों ट्यूब टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा पानी की अगर गहराई मापना हो तो किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे आप, फेदोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इतनी जानकारी आपको क्या रखना है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि माता टीला बांध ये किस नदी पर बना हुआ है बताइए। तो ये किस नदी पर बना है साथियों, ये बेतवा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है, बेतवा नदी पर बना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कौन से के भारतीय राष्ट्रीय सत्र में की गई, यानी कि वो कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र था जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। मैं कहूंगा साथियों, देखिए मैं कहूंगा 1929 में, क्या 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, क्या लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें ही साथियों पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ये आप सभी लोगों को याद रखना है क्योंकि सवाल यहां से आपसे बन सकता है, सवाल आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। मैंने आपको कई बार बताया है अगर किसी नृत्य के अंत में अट्टम आ जाए तो वो हमेशा साथियों केरल का नृत्य होता है। तो ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कचिपुड़ी कहां का नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का। ओडिसी कहां का है तो ओडिसी का। असम का एक बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है साथियों सत्रिया, ये कहां किया जाता है, असम में। मणिपुर का मणिपुरी है और केरल का क्या है, मोहिनीअट्टम है, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद देखिए पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है, क्या होगा साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। चलिए देखिए
पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वो होता है जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंको तो वो ऊपर चली जाए और कभी वापस ना आए। तो आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि अगर कोई वस्तु 11 किलोमीटर एक सेकंड में 11 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वो वस्तु वापस नहीं आएगी साथियों, वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आपको यहां पर बताना है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है? यहां पर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। क्या हो सकता है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर? तो अगर आपका जवाब साथियों यहां पर है 10 डिग्री चैनल, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही आपका जवाब है। यानी कि साथियों अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल करता है। आपसे पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल के बारे में और 9 डिग्री चैनल के बारे में। 10 डिग्री चैनल तो आपने जान लिया है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जो मिनिकाय और मालदीव है, यानी कि मिनिकाय और मालदीव के द्वीपों को अलग क्या करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं। उसके अलावा साथियों लक्षद्वीप समूह से मिनिकाय द्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल अलग करता है, यानी कि 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश करता है। और 10 डिग्री के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए भाई साहब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए? ये सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है। तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए, यानी कि फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। उसके अलावा आप लोग क्या क्या ध्यान रखेंगे कि रूसी संविधान से अपनाई गई महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी? यानी कि देखिए रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, अन्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैं। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी साथियों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है ना? प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, ये भी आपके साथियों रूस के संविधान से लिए गए हैं। और आप लोग ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? तो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ये जानकारी, ये बात आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह साथियों कौन सा था? तो इसका नाम था रुक्मणी। क्या इसका नाम था साथियों? रुक्मणी इसका नाम था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि इसरो के द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह का नाम क्या था? तो रुक्मणी था, जिनका आंसर यहां पर डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके यानी कि इसके लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर? आप लोग ध्यान रखेंगे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। क्या ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? अगर बात करें ये कहां पर है साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये ओडिशा में है। ठीक है ना? ये मंदिर कहां पर है? तो ये मंदिर ओडिशा में है। उसके बाद देखिए दिल्ली में स्थित जो हुमायूं का मकबरा है, ये किसके द्वारा बनवाया गया मुझे बताइए। तो हुमायूं का मकबरा भी साथियों आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, जो कि कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलिए गुलबदन बेगम के द्वारा, बीगा बेगम के द्वारा, हमीदा बेगम के द्वारा या महम बेगम के द्वारा? तो हमीदा बेगम के द्वारा साथियों हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। सही जवाब जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका के प्रावधान साथियों शामिल है मुझे बताइए। तो किस भाग की बात चल रही है? भाग 5 की बात चल रही है। यहां पर अगर बात करें साथियों, इसको अगर देखें तो बहुत अच्छे तरीके से आपके यहां पर समझ में आएगा। देखिए अगर यहां पर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम भाग 1 की बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है साथियों भाग 1। भाग 1 में जो जिक्र किया गया है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। और ये किसमें अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में जिक्र किया गया है संघ और उसके क्षेत्र में। और भाग की बात करें तो भाग 1 में। भाग 2 में जिक्र किया गया है नागरिकता का। और अगर पूछा जाए नागरिकता के प्रावधान कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में। भाग 3 में किसका जिक्र किया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और अगर अनुच्छेद पूछे कि मौलिक अधिकार वाले अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। भाग 5 की अगर बात करें साथियों, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। और अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अनुच्छेद की, तो 36 से लेकर 51 में। भाग 4A की बात करते हैं साथियों, तो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं और अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। तो इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये 4 हो गया। और भाग 5 की बात करें तो साथियों संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं भाग 5 में। आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला
सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है, मुझे बताइए। किसकी बात चल रही है, क्या आपका साथियों राइट आंसर हो सकता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नोंगक्रेम उत्सव। क्या भारत के मेघालय का एक तरीके से यह प्रसिद्ध फसल उत्सव है, जिस उत्सव का नाम क्या है? तो नोंगक्रेम उत्सव है। अगर आपसे पूछा जाए नोंगक्रेम उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो मेघालय आपको बता देना है। अब यहां पर देख लीजिए साथियों इसको, ये क्योंकि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्सव से संबंधित साथियों सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साथियों क्या कि जब चारकुट उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो मिजोरम में। अगर आपसे पूछा जाए कि सनबर्न उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो गोवा में। अगर आपसे पूछा जाए हॉर्नबिल उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो नागालैंड में। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, देखिए अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें साथियों कुछ देर बाद में इस पीडीएफ को डाल दूंगा। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है, यानी कि इनमें से महात्मा गांधी जी की पत्रिका कौन सी है, आपसे ये बात साथियों पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए तो यंग इंडिया की अगर बात करें साथियों, किसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है। यानी कि जो अगर बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों मनाया कब जाता है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 29 अगस्त को। क्या अगर हम बात करें साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये आप सभी लोगों को याद रखना है। और 29 अगस्त को किसका जन्म हुआ था साथियों, तो मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। यानी कि इनके जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में साथियों मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है। तो सबसे बड़ी तटीय रेखा के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए तो अगर साथियों आपका राइट आंसर यहां पर है गुजरात, तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर जो यहां पर है साथियों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए, क्या सवाल पूछा जाए कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, तो आपको आंध्र प्रदेश बताना है। क्या आपको आंध्र प्रदेश बताना है, क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा आंध्र प्रदेश की है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश को, तो भारत का कोहिनूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर आपसे सवाल क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है, क्या भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है, तो साथियों आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने वाला दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा था, ठीक है ना, पहला दक्षिण भारतीय राज्य, तो साथियों आंध्र प्रदेश था। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अब अगर बात करते हैं साथियों तमिलनाडु के बारे में, तो आपको मालूम होना चाहिए भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें तमिलनाडु को क्या कहा जाता है, तो स्थानीय राजनीतिक दलों का किला कहा जाता है। क्या अगर आपसे पूछे साथियों स्थानीय राजनीतिक, क्या साथियों स्थानीय राजनीतिक का किला किसे कहा जाता है, स्थानीय राजनीतिक का किला किसे कहा जाता है, तो तमिलनाडु को ही कहा जाता है। ये आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि क्या आपका सही जवाब हो सकता है, तो जिनका भी आंसर यहां पर चंद्रशेखर वेंकट रमन है, तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों, वेंकट रमन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। अब यहां पर देखिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हम लोग साथियों यहां पर देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में साथियों आपसे यहां पर पूछी जा सकती हैं। चलिए भाई अगर आपसे सवाल पूछे भारत रत्न भारत गणराज्य का कैसा पुरस्कार है, तो सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी कि भारत रत्न ये भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इससे ऊपर कोई पुरस्कार नहीं है। मतलब भारत रत्न को पेश किया गया तो 2 जनवरी 1954 को पेश किया गया, बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। और यहां से ये समझ लीजिए एक एक सवाल आपसे चुन चुन के पूछा जाता है। उसके अलावा देखिए भाई भारत रत्न के पहले 3 प्राप्तकर्ता, यानी कि ऐसे 3 व्यक्ति जिनको भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था, तो राजगोपालाचारी को, किसको साथियों,
राजगोपालाचारी को, उसके अलावा साथियों राधा कृष्णन को, एस राधा कृष्णन को, और उसके अलावा साथियों सीवी रमन को। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे साथियों, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे साथियों, इनको 1954 में पुरस्कार दिया गया था और यह सीवी रमन इनका नाम था। यह भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इनको 1955 से नवाजा गया था भारत रत्न से। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे साथियों, तो 1962 में इनको दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। उसके अलावा अगर बात करें मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति साथियों कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी को दिया गया था 1971 में। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, 1987 में इनको दिया गया था। उसके बाद देखिए भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे, तो नेल्सन मंडेला थे, 1990 में इनको दिया गया। तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं साथ, तो इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। जो टिक लगा हुआ है, जैसा राइट आंसर पर टिक लगा है, ये भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप को साथियों तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग की अगर बात करें साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से साथियों स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब यहां पर अगर बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हैं, यहां पर अगर बात करें देखिए विटामिन ए की अगर बात करें तो रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम है इसका रेटिनॉल। क्या इसका रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है साथियों रेटिनॉल। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों रोग क्या हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन ए की, तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगर विटामिन B1 की बात करेंगे तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है साथियों, थायमिन है। क्या है, थायमिन है। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है साथियों, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है। विटामिन सी की अगर बात करते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यहां से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, ये समझ लीजिए साथियों। 15 से 20 सवाल तो आपके इसी लिस्ट से बन रहे हैं। चलिए विटामिन डी की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं साथियों, एक तो ऑस्टिमलेशिया हो सकता है और रिकेट्स नाम का रोग भी हो सकता है। विटामिन के की कमी से साथियों रक्त का थक्का ना जम पाना, यानी कि अगर चोट लग जाए ना किसी के तो वहां पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, खून का बहाव जारी रहता है, खून निकलता रहता है। आपने देखा होगा कहीं पर कभी भी आपके चोट लगी तो खून थोड़ा सा निकला फिर खुद बंद हो गया खून। लेकिन अगर किसी की बॉडी में विटामिन के की कमी होती है तो खून बहता रहता है, फिर उसकी साथियों मृत्यु भी हो सकती है। चलिए खैर अगर बात करें साथियों इसका रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन इसका साथियों, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B2 की अगर बात करें साथियों इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रिबोफ्लाविन इसका साथियों रासायनिक नाम है। त्वचा फटने लगती है अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है। तो इतनी जानकारी आपको मिली। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई साथियों क्या है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है साथियों, ओम है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कैसी लगी आपको क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा साथियों इस वीडियो के बारे में। उसके अलावा अगर बात करें साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तुरंत वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर बात करें जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था साथियों, सिर्फ देखिए 45 रुपए आप 2 मिनट में खर्च कर देते हो, लेकिन 45 रुपए की अगर बात आ जाए आपके सिलेक्शन पर, आपकी पूरी लाइफ साथियों सुधर सकती है इस पीडीएफ के माध्यम से। तो ये पीडीएफ आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 10 एक्सपेक्टेड पूरे सॉल्यूशन के साथ मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। इसमें साथियों चारों सब्जेक्ट होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगर बात करें साथियों यहां पर, उसके अलावा साथियों जनवरी 2024 से क्या
जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक की करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको दी जा रही है वन लाइनर प्रकार से, क्योंकि करंट अफेयर 25 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आएंगे, और अगर जीएस में आपको अपना स्कोर ऊपर करना है तो करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना चाहिए। मेरा मानना है कि इसमें से पूरी करंट अफेयर आपकी फंस जाएगी, एक सिंगल सवाल भी साथियों आपका करंट अफेयर का नहीं छूटेगा। तो ये दोनों पीडीएफ सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उसमें 45 का पेमेंट करके ये पीडीएफ आप साथियों प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उस प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वीडियोस ओपन होकर आ जाएंगी। उन वीडियोस की जब हम बात करते हैं उसमें साथियों हर एक सवाल को, हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया गया, तो एक एक करके सभी वीडियोस को भी वहां पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले पहले आपको ये सारे काम करना है अगर आपको वाकई में एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो इस वीडियो को 2-4 मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।